हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सभी की स्टडीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी क्योंकि प्रीलिम्स पास में आता जा रहा है तो ये सही समय है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में भी जान जाएं। क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स को तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। भले ही पैटर्न कितना ही चेंज हो जाए, जहां पर भी एलिमिनेशन टेक्निक का स्कोप है आपको उसे अप्लाई करना है। और इसका मैं पूरा आपको कारण बताऊंगा और फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन टेक्निक्स भी बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड नाउ सबसे पहले बात करते हैं वाई की, कि क्यों आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखना और अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, जीएस प्रीलिम्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको सोल्व करने चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सके वो होता है 80 to 90। अब अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज के बेसिस पे आप 45 से लेकर 30 क्वेश्चन बस इतने ही सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एट बेस्ट की बात कर रहा हूँ, जिनका नॉलेज मैक्सिमम है, जो रिपीटेडली प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, वो 45 से लेकर 30 क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं नॉलेज के बेसिस पे। अब अगर आपको 45 या 30 क्वेश्चन से 80 से लेकर 90 तक पहुंचना है, इस गैप को फिलअप करना है, तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स को ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आप 45 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर भी वो अप्लाई हो सके आपको अप्लाई करना है ताकि आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सको। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर अप्लाइंग सच टेक्निक्स। तो सबसे पहला, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ऑप्शंस को समझने में, किस तरीके से ऑप्शन को सेट करा जाता है। साथ ही ये जो सारी टेक्निक्स है मैंने यूट्यूब वीडियोस, पीवाईक्यूज और मेरे खुद के 3 बार प्रीलिम्स को क्लियर करने के एक्सपीरियंस से सीखी है। एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो नॉलेज फर्स्ट होती है, कॉमन सेंस सेकंड होता है और कैलकुलेटेड रिस्क थर्ड नंबर पर आपको अप्लाई करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी नॉलेज से उसे सोल्व करें, देन आपको कॉमन सेंस से सोल्व करना है और फिर उसके बाद में कैलकुलेटेड रिस्क को अप्लाई करना है। अब कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है एक्सट्रीम वर्ड्स। ज्यादातर जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है तो ऐसा देखा गया है कि वो रॉन्ग होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। जैसे कि ऑल, एवरी, ओनली, मेनी, एनी, एनीवेयर, एवरीवेयर, ड्रास्टिकली, कंप्लीटली, वेरी, एंटायर, एंटायरली, नेटिव, हाईली, डिफाइंड, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जनरली गलत होते हैं। इसके बाद में जहां पर भी डेटा या फैक्ट दिया रहता है वो भी अधिकतर देखा गया है कि रॉन्ग, इनकरेक्ट होता है। लेकिन अगर यही डेटा एक्ट्स के साथ में है, जैसे किसी एक की डेट दे रखी है, तो वो गलत नहीं होता है। और जब भी दो ऑप्शंस या उससे ज़्यादा में फैक्ट्स का इस्तेमाल हो तब आपको कॉशियस हो जाना है, क्योंकि वहां पर भी ये टेक्निक अप्लाई जनरली नहीं होती है। बट अगर आपको 3 स्टेटमेंट है और जिनमें से एक में फैक्ट दे रखा है तो वो जनरली गलत होता है। इसके बाद में जब भी स्टेडीली इंक्रीज डिक्रीज इसकी बात होती है तब वो गलत होता है। स्पेशली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ों में जब भी स्टेडीली इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो गलत होता है। बिकॉज किसी भी चीज़ की जो ग्रोथ रेट है वो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में जैसे कि जीडीपी, पॉपुलेशन, तो वो इंक्रीज होती है। जैसे इस साल अगर किसी देश की जीडीपी सपोज 1000 थी तो अगले साल वो 1010 हो सकती है। बट उसका जो परसेंटेज है वो रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर सकता। इसके बाद में जहां पर भी नेगेटिव्स, नो, नोट, डू नॉट, नेवर, नथिंग, ऐसे के वर्ड्स दिए होते हैं वो भी जनरली रॉन्ग या इनकरेक्ट होते हैं। वहीं जैसे कि डिजायरेबल, प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, इनेबलिंग, जनरल, सिंपल, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो होते हैं, जो पॉजिटिव लाइट वाले होते हैं, वो जनरली राइट और करेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट से बचकर रहना है। जो जनरल स्टेटमेंट है वो सही होते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं। इसके बाद में जहां पर भी प्रोबेबल स्टेटमेंट्स जैसे कि मे बी, मे लीड टू, कैन बी, सीम्स, सम, माइट, वन ऑफ दी, फ्यू ऑफ दी, मोर देन, लेस देन, ऑफन, ये सारे जो प्रोबेबल स्टेटमेंट्स होते हैं वो राइट और करेक्ट होते हैं। अब साइंस एंड टेक की बात करें तो जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज होती है उनकी जो एप्लीकेशंस होती है वो इन्फाइनाइट होती है। उनका कहाँ कहाँ पर यूज़ करा जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ एनी टेक्नोलॉजी की बात है तो वहाँ पर अधिकतर ऑप्शन सही होते हैं। उसके बाद में जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो हमेशा ओल्ड टेक्नोलॉजी से बेटर होती है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो ये दर्शा रहा है कि पहले से अच्छी हुई है टेक्नोलॉजी, तो वो भी जनरली राइट और करेक्ट होता है। इसके बाद में जहां पर भी मिनिस्ट्री, बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा होता है, बाय, अंडर, इस तरीके से, तो
वो भी गलत होता है। जैसे किसी स्कीम के साथ में मिनिस्ट्री का नाम दे रखा है, किसी बॉडी के साथ में मिनिस्ट्री का नाम दे रखा है, तो वो भी गलत होता है। अब अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव पर्पज से बनाया गया है तो उसके जो मेथड्स टूल्स होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। वहीं अगर इंटरनेशनल सफिक्स यूज किया गया है तो यानी कि वो एक एनजीओ है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। अगर ऑथोरिटी वर्ड है तो यानी कि वो स्टेचुटरी बॉडी है। अगर काउंसिल वर्ड है तो वो मिनिस्टर हेड करते हैं। अगर वो कमिटी वर्ड है तो उसे ब्यूरोक्रेट हेड करते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इसकी मदद से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जहाँ पर भी इस तरीके के वर्ड्स हैं, इंटरनेशनल, ऑथोरिटी, काउंसिल, कमिटी। अब जहाँ पर भी टू स्टेटमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं यूपीएससी ने पहले स्टेटमेंट का कंटेंट दूसरे स्टेटमेंट में और दूसरे का पहले में तो नहीं रख दिया है। जैसे अगर मान लो दो स्टेटमेंट से पहला स्टेटमेंट है इकोटोन के बारे में, दूसरा स्टेटमेंट है ई कार्ड के बारे में, तो हो सकता है इकोटोन वाले स्टेटमेंट में ई कार्ड के बारे में दे रखा हो और ई कार्ड वाले स्टेटमेंट में इकोटोन के बारे में दे रखा हो। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। पीवाईक्यूज पॉपुलर ऑप्शंस, ऐसा देखा गया है कि जहां पर भी आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स, अजंता, गांधी, अशोका, फॉरेस्ट, ट्राइबल, आर्टिकल 21, 19, 14, 17, 23, डीपीएसपी, प्रेमबल, ये ऑप्शन में मेंशन होते हैं तो ये अधिकतर टाइम सही होते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और अगर आपको इस तरीके के इनमें से कोई ऑप्शन वहां दिखता है तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस तरीके के वर्ड्स अगर ऑप्शन में है तो उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्ट, पॉलिसीज, हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीडम फाइटर्स, इन सभी के बारे में पॉजिटिव लाइट में ही दिखाया जाता है। अगर इनके बारे में कुछ भी नेगेटिव है तो वो जनरली गलत होता है, एक्सेप्ट ब्रिटिश एक्ट। ब्रिटिश एक्ट के बारे में नेगेटिव यूपीएससी जरूर लिखती है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब यानी कि वो इनोवेशन ला रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ला रहे हैं, इंक्लूजन ला रहे हैं, सोशल जस्टिस ला रहे हैं, डेमोक्रेसी ला रहे हैं, एम्पावरमेंट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच है। और नेगेटिव का क्या मतलब है? कंट्रोल करने की कोशिश करना, रेस्ट्रिक्ट करना, डिक्टेट करना। तो अगर नेगेटिव यूज किया गया है गवर्नमेंट के एक्ट, पॉलिसीज, हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो वो गलत होगा, और पॉजिटिव यूज किया गया है इनके बारे में तो वो सही होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ टेक्निक्स जिनकी मदद से आप अपनी लॉजिकल गेसिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूरी तरीके से नहीं आते हैं वहां पर आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आपको ये कोशिश करनी है कि आपको एटलीस्ट 80 से लेकर 90 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं, और आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे 45 से लेकर 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो उस गैप को फिलअप करने के लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करना होगा। उसकी मदद से आप इस गैप को रिड्यूस कर पाओगे, और नॉलेज के साथ साथ जो एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई कर पाते हैं, कॉमन सेंस को अप्लाई कर पाते हैं, वो काफ़ी अच्छा स्कोर प्रीलिम्स में कर पाते हैं और उन्हें क्लियर करने में काफ़ी आसानी होती है। बट आप मॉक टेस्ट में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन टेक्निक्स के रिगार्डिंग। इसलिए आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए, और अगर आपको इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम, मनी और एफर्ट मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बचा सकूँ।